जिसके लिए हम बैठे बेसब्री से। दर्शन भी हो गया, अब उनके भाव, उनके आशीर्वाद सुनने के लिए हम सब आतुर हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ माननीय महामहिम सुश्री अनसुईया उइके जी को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। आदिवासी हाट एवं लोक कला महोत्सव राजाराम पठार के इस मैदान में आयोजित एक विशाल हमारा आदिवासी समाज का एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष माननीय नंद कुमार साहे जी, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री सम्मानित श्री अरविंद नेताम जी, इस कार्यक्रम के आयोजक सम्मानित श्री शिशुपाल सौरी जी, इस क्षेत्र की विधायक बहन श्रीमती डॉक्टर लक्ष्मी धूप जी, पूर्व सांसद सम्मानित सोहन पोटाई जी। हालांकि मंच पर हमारे बहुत ही सभी सम्मानीय नेतागण हैं, अतिथिगण हैं। समय बहुत कम है, सबका नाम लेना संभव नहीं है। केवल मेरे पास हालांकि 10 मिनट का ही समय मिल पा रहा है और खींचतान करके 5, एक समय के साथ हेलीकॉप्टर को भी उड़ना पड़ता है। तो मैं क्षमा चाहती हूँ। आप सभी सम्मान मंच पे बैठे हमारे सभी सम्मानीय अतिथिगण और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी भाई मन, बहन मन, दाई मन और सभी सगे समाज के आदिवासी भाइयों बहनों, जय बड़ा देव, जय बूढ़ा देव, बुढ़ार पेंटा, सेवा सेवा, एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान, ये हमारा नारा है। और सबसे पहले तो मैं जो आयोजक हैं माननीय शिशुपाल जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करके एक समाज के नाते आज जो मंच पर सारे लोग समाज की भावना, उसकी समस्या को चिंतन और उसका समाधान कैसे हो, इस विषय को लेकर आज का ये सेमिनार मतलब सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया गया है। और अभी शिशुपाल जी ने, आदरणीय अरविंद नेताम जी ने, माननीय सोहन पोटाई जी ने, माननीय अध्यक्ष जी ने, सबने इस छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में हमारे जो 32% इस प्रदेश के आदिवासी भाई हैं उनकी समस्याओं के बारे में चिंता व्यक्त की है और मेरा ध्यान आकर्षित किया है। चूंकि मेरे पास बहुत समय कम है, मैं आपको सारे थोड़ा विस्तार से सारी जानकारी मैं आपको बताती, लेकिन मुझे केवल 4.5 माह होने जा रहे हैं और तब से जब से मैंने कार्यभार यहाँ शपथ लिया है तब से मुझे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के हमारे विभिन्न क्षेत्रों से आदिवासी समाज के संगठन के प्रमुख लोगों ने मुलाकात की, हमारे जनप्रतिनिधि ने भी मुलाकात की और अपने अपने क्षेत्रों की समस्या से मुझे अवगत कराया। हालांकि मुझे यहाँ छत्तीसगढ़ में सब जब लोगों से मिलती हूँ तो मुझे बहुत उनकी बात सुनकर अच्छा लगता है, और उनकी जो समस्या को सुनकर भी मुझे दुख भी होता है।
कहती हूँ कि मैंने हिंदुस्तान का कोई ऐसा प्रदेश भ्रमण न किया हो, देखा न हो, लेकिन जितना पूरे देश में अगर मैं कहूँगी कि हमारा छत्तीसगढ़ सबसे अच्छा छत्तीसगढ़, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़, और यहाँ के जो लोग हैं इतने सरल सीधे और सहज हैं, न उनके मन में किसी भी प्रकार की कुटिलता नहीं है, और इनका भोलापन तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और जो कुछ भी इस देश के राष्ट्रपति जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे जो दायित्व सौंपा है आपके छत्तीसगढ़ राज्य के लिए राज्यपाल के रूप में, मैं ये कहूंगी कि आज शायद ये छत्तीसगढ़ वासियों को और इतना बड़ा विशाल आदिवासी समाज जो 32% यहाँ रह रहा है, ये सम्मान केवल मुझे नहीं मिला है, इस छत्तीसगढ़ राज्य के 32% हमारे आदिवासी समाज को ये सम्मान मिला है। क्योंकि मैंने इस समाज में जन्म लिया और सब कुछ देखा भी है बहुत करीब से। मेरा ये 40-42 साल का एक अनुभव रहा है। मैं विधायक भी रही, मंत्री भी रही, सांसद भी रही, महिला आयोग में भी सदस्य रही, हमारे माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नंद कुमार जी साहब, उनके साथ भी उपाध्यक्ष रही, और शुरुआत में मैं कॉलेज में लेक्चरर 3 साल कॉलेज में भी पढ़ाया। ये तमाम सारे अनुभव का और बड़ी करीब से मैंने समाज की व्यथा और उसकी दशा को देखा, और पूरे देश में भी आदिवासी भाइयों के बीच जाने को मिला, चाहे उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अनेक जिलों का और प्रदेशों का भी दौरा किया। और वास्तव में जो हालात आजादी के बाद देश में हमारे आदिवासी समाज की जो स्थिति है, जितना विकास होना चाहिए था, जो अधिकार दिया गया था संविधान में, आज भी वो अधिकार से हमारे आदिवासी समाज के लोग वंचित हैं। आज भी उन लोगों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, आज भी उनके साथ वो होते देख रहे हैं। मैंने और माननीय अध्यक्ष नंद कुमार जी साहब ने, शायद ये पहली बार ऐसा हुआ होगा जब मैं राष्ट्रीय जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष और माननीय अध्यक्ष के तहत हमारे ट्राइबल समाज को पहली बार एक उम्मीद जागी थी देश में कि हाँ, हमारी कोई सुरक्षा, संरक्षण और रक्षा करने वाला कोई अगर है तो वो हमारा जो आयोग है। पहली बार हम लोगों ने इतनी मेहनत की कि जहां अन्याय होते थे उनकी जमीनें ले ली गई थी, सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर ली गई थी, नौकरी नहीं दी जा रही थी। आज भी उनको कंपनसेशन, उनको जो एवरेज में सारी सुविधाएं जो मिलती थी, उनको उठा के जंगलों में फेंक दिया जाता था, और उनकी जमीनों को बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी स्टील कंपनियां, और जितनी भी हिंदुस्तान में जितनी भी फैक्ट्री और जितने भी निर्माण नगर हो रहे हैं देश में, वो हमारे आदिवासी भाइयों की जमीन पर विस्थापित है। और उसके एवरेज में उस जमाने के लोग, जब 1954 और 60 की बात कहना चाहूंगी कि उस समय जब इस देश के अंदर हम कहते हैं कि ठीक है देश का डेवलपमेंट हो, लेकिन कानून ये भी कहता है कि अगर आदिवासियों की जमीन अगर आपको अधिग्रहण करना है
तो पहले उसको पूरा विस्थापित होना चाहिए, उसका पुनर्वास होना चाहिए, उसको जितना उसकी जमीन के एवरेज में उसका आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, उसको मुआवजा मिलना चाहिए, उसके एवरेज में नौकरी मिलना चाहिए, उसके बदले में उसको खेती के करने के लिए जमीन भी मिलना चाहिए। लेकिन देखने में आया कि बहुत कम लोगों को थोड़ा बहुत मिल दे देते थे और पूरी जमीनों का कब्जा हो जाता था। पहली बार हमने उड़ीसा, सरगुजा, राउरकेला, चाहे वो झारखंड, चाहे और भी कई प्रदेशों का मामला, आपके भी छत्तीसगढ़ के भी कई मामलों को निपटाया। और 1954 से जब से उनकी जमीन गई थी, 1 इंच भी उनके पास जमीन नहीं थी, 150 किलोमीटर जंगलों में उनको फेंक दिया गया था। आज भी मोहताज है, संघर्ष करते गए, लड़ाई लड़ते रहे और आयोग ने लगातार उनकी मीटिंग करके आज उनको पहली बार हमारे आयोग के माध्यम से न्याय मिला। करीब 3000 लोगों को हमने राउरकेला में पट्टा भी दिलवाया था और आपके बहुत सारे टाटा और वहां पर बहुत सारे लोग वंचित हैं। समय नहीं है, मैं आपको सारी स्थिति से अवगत कराती। कहने का मतलब ये है कि ये जो दुख है, ये क्षेत्र में एक तो नक्सलवाद की समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं, कितने निर्दोष लोगों को मार दिया गया और क्यों नक्सलवाद की समस्या है, इसकी ओर शासन को ध्यान देना चाहिए। क्यों ये पनपा, क्या हमारे उस क्षेत्र में किस बात की ऐसी स्थिति है कि ये नक्सलवाद केवल आदिवासी क्षेत्रों में ही क्यों होता है और अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं होता? आखिर उसका भी तो कुछ कारण है। मैंने कहा वहां पर नेताम जी, मैंने प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी और उस सम्मेलन में राज्यपाल की कहा कि अगर नक्सलवाद की समस्या का समाधान करना है तो विशेष तौर पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार विशेष बजट का प्रावधान करे। वहां मूलभूत उनकी जो समस्या है, सड़क, बिजली, शिक्षा, बेरोजगार और स्वास्थ्य की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है, तभी इसका समाधान निकल सकता है। लेकिन इस बात के लिए मेरा प्रयास रहेगा, आपने जो चिंता जताई है, मेरा जो अधिकार संविधान में दिया गया है कि राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्र का पूरा अधिकार दिया गया है और इस बात का मैं देख रही हूं, महसूस कर रही हूं कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र जो है और पेशा कानून में आप सब लोगों को जानकारी है कि पेशा कानून अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत लागू है। उसमें पूरा अधिकार और संरक्षण ग्राम पंचायत, ग्राम सभा को दिया गया है। वहां का मालिक और निर्णायक अगर कोई है तो वो हमारा आदिवासी भाई उस क्षेत्र का रहने वाला ही है। सरकार भी अगर वहां कोई परियोजना लाए, प्रोजेक्ट खोले, बगैर ग्राम सभा के प्रस्ताव पारित या अनुमति के वहां 1 इंच भी जमीन सरकार आपसे नहीं ले सकती है। ये कानून में प्रावधान है, लेकिन देखने में आ रहा है कि उसका परिपालन कितना हो रहा है। जो जानकारी मुझे मिल रही है कि तमाम जो 19, 13 और 4-5 और जिले, ऐसे छत्तीसगढ़ में 19 जिले हैं जहां पर अनुसूचित क्षेत्र का जिला है, जहां पर पंचायत विस्तार अधिनियम कानून जिसको बोलते हैं पेशा कानून लागू है। और वहां से लोगों की मुझे शिकायत आ रही है कि माइनिंग हो, खनिज हो, जो भी कुछ अगर हो रहा है, ग्राम पंचायत ही निर्णय ले सकती है, ग्राम सभा, और उसके बगैर कोई बाहरी व्यक्ति वहां पर कुछ नहीं कर सकता। तमाम अधिकार और तमाम सारा संरक्षण संविधान में देने के बावजूद भी
अगर इसका क्रियान्वयन अगर नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पर मंच में बैठे हुए हमारे सारे जनप्रतिनिधि को इस बात की जानकारी भी है और वो जो चिंता भी व्यक्त कर रहे थे कि तमाम सारी चीजें, और मुझे ऐसा लगता है कि वो भी वर्षों से आपके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन शायद उनके संघर्ष के कारण बहुत कुछ आप लोगों को कुछ बचा है। वरना अगर ये नेता जनप्रतिनिधि सोहन पुटई जैसे, सामान्य आदमी नेताम जैसे, हमारे माननीय अध्यक्ष साहेब जी जैसे, सोरी जी जैसे, जिन्होंने देश भर में संगठन बनाया है, और तमाम हमारे जो नेता बैठे हुए हैं, ये समाज के लिए लगातार मैं देख रही हूँ कि सब लोग मिलकर मेरे सामने छत्तीसगढ़ की समस्याओं के बारे में जानकारी दी है। हालांकि संवैधानिक पद पर हूँ, मैं किसी राजनीतिक नेता की तरह या किसी बात को मैं आश्वासन नहीं देती। ये मेरा काम करने का तरीका रहा। मैं इतना आश्वासन मैं आपको देना चाहूंगी कि जो भी आपके अधिकार संविधान में दिए हैं, आपको पूरा न्याय, आपकी पूरी सुरक्षा और आपकी पूरी रक्षा होगी। इतना मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। और आपको अब इस बात का गर्व होना चाहिए, ये पहली बार आपको मिला है कि आपकी परिवार की ही कोई बेटी और बहन आज राज्यपाल के रूप में आपके छत्तीसगढ़ में बनी है। ये आपका अधिकार है, पूरा अधिकार है, डरने की जरूरत नहीं है। कभी किसी के साथ कोई अन्याय और अत्याचार अगर होता है और कहीं कोई आपसे कहीं अगर न्याय नहीं मिलता है तो आप सीधे राजभवन आ जाइए, वहां आप फोन करिए, आपको पूरा संरक्षण मिलेगा। जहां तक कुछ बातें आई है, साल के गुड़ा में जो हुआ आदिवासियों की 17 लोगों की हत्या, बच्चों की हत्या कर दी गई। हमारे जनप्रतिनिधि मुझसे मिलने आए थे कि इस पर जिन लोगों ने इस तरह की कार्रवाई की उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कम से कम 50-50 लाख रुपए उनको मुआवजा मिलना चाहिए। मैंने इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को रिकमेंडेशन भेजा है और कहा है कि जो जांच रिपोर्ट में जो तथ्य सामने निकल कर आए हैं और जो भी दोषी है उसको पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जिन परिवार का जो भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसको कम से कम 50 लाख रुपए का उसको मुआवजा मिलना चाहिए। ये मैंने पत्र में लिखा है। इसी तरह से नक्सली बताकर और निर्दोष लोगों को जो जेल में बंद कर दिए गए हैं, इसके बारे में भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा है और कहा है कि आप इसकी जांच करके, और बहुत सारे लोग जो मुझे जानकारी में हैं, उन निर्दोष लोगों को आप छोड़िए। और ऐसे बहुत सारी स्थितियां हैं, ये बात सही है। और एक बात मैंने ये भी कहा था कि जो सिलेंडर हो गए हैं, जो परिवार कैंपों में रह रहे हैं, आज उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ शिक्षा लेंगे? जंगल छोड़कर अपनी जान की सुरक्षा के लिए वो कैंपों में रह रहे हैं। आखिर उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? मैंने कहा कि उनकी आवाज की व्यवस्था होनी चाहिए। मकान रहेगा स्थायी तो कम से कम उनके बच्चे कम से कम अच्छी शिक्षा और उनको दीक्षा मिलेगी तो कम से कम उनका परिवार अच्छा सुरक्षित रहेगा। तो ये बात भी कही हूँ। ऐसी बहुत सारी अनेक समस्या को लेकर मैंने मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है। अभी मैं बैकलॉग की स्थिति सारे विभागों की जानकारी ले रही हूँ कि जो आरक्षण नौकरियों में दिए गए हैं, कितने विभागों में हमारे बेरोजगार
जो युवक आज भी घूम रहे हैं, वैकेंसी है विभाग में, बैकलॉग है, खाली है, उसको भी शीघ्र भर्ती किया जाना चाहिए ताकि हमारे जो बेरोजगार युवक हैं उनको नौकरी मिल सके। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जो, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि वन विभाग का अधिकार अधिनियम कानून के तहत 4 लाख के लगभग पट्टा निरस्त कर दिए गए पूरे छत्तीसगढ़ में। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को कि आज भी उनके कम्युनिटी राइट का जो पारिवारिक जो है, जिनकी जमीन एक संयुक्त रूप से है, वो लोगों का पट्टा अभी बहुत कम मिला है। मुझे लगता है हाई कोर्ट बिलासपुर में ये मामला चल रहा है और शीघ्र ही अगले महीने इसका निर्णय जैसे ही आता, रोक लगाई है और मेरी अधिकारियों से चर्चा हुई है। ऐसे 40,000 लोगों को संयुक्त परिवार का जो है वन भूमि का पट्टा देने की कही गई है और वो कार्रवाई चल रही है ताकि वो लोगों को पट्टा मिल सके। और जिनके भी पट्टे मिले हैं वो भी ये देख लें कि उसका डिमार्केशन सही हुआ कि नहीं। पट्टे तो दे दिए जाते हैं लेकिन उसको अपनी जमीन का पता नहीं है और बहुत सारे लोगों को आज भी उनकी जमीन ले ली है, जो भी सरकारी उसमें उसको सही मूल्य से मुआवजा मिल पा रहा कि नहीं, इस बात का भी आप ध्यान दें ताकि उसको सही रूप से मुआवजा मिल सके। अब समय बहुत हो चुका है, मैं बहुत सारी बातें करने वाली थी लेकिन आप लोगों ने इतना आत्मीयता का जो सम्मान मुझे यहाँ पर दिया है और जो आप दे रहे हैं, निश्चित रूप से आपका ये स्नेह और प्यार, मुझे आपकी जो अपेक्षा है वो भी मैं समझ रही हूँ। एक बहुत बड़ा मन में आपको एक विश्वास जागा है पहली बार कि हाँ अब कोई हमारे लिए सुरक्षा कवच के रूप में है और वो पूरी तरह से आपका विश्वास को मैं कायम रखूंगी और जितना भी हो सकता है आपके साथ जो भी हो सकता है मैं न्याय निश्चित रूप से दिलाने का प्रयास करूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय शिशुपाल जी और उनके पूरे टीम को और भाई विनोद नागवंशी जी और उनके पूरे साथियों को बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ। जय सेवा, जय बूढ़ादेव। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप एक संरक्षक संवैधानिक प्रमुख के रूप में अपने भाव से हम सबको